हाँ, सिया खुद बोली। अब मैं उसे समझ चुकी हूं। मुझे अंदर जाना होगा। लोग चौंके। क्या वो वाकई अब भी इंसान थी या फिर खेल का हिस्सा बनकर खेल को खत्म करने आई थी? हवेली का दरवाजा खोला गया। सबने देखा, हवेली अंदर से वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती थी। वो चलती थी, सांस लेती थी, दीवारों पर चूड़ियां लटक रही थीं, असली इंसानी हड्डियों की कलाई में। तहखाने की सीढ़ियां नीचे नहीं जा रही थीं, गहराई में डूब रही थी। चारों लोग नीचे गए और नीचे कुछ नहीं था, बस एक कमरा। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का चौकोर चौबारा था। उस पर एक काली साड़ी पड़ी थी, लेकिन कोई नहीं था। पर जैसे ही पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो साड़ी उठी। नहीं, किसी ने उठाई नहीं थी, वो अपने आप खड़ी हो गई थी। साड़ी के अंदर कुछ नहीं था, कोई शरीर नहीं, कोई हड्डियां नहीं, सिर्फ एक साया। और उसी साये से वो आवाज आई, खेल कभी खत्म नहीं होता। अब की बार जो इसे खत्म करेगा, उसी के नाम से अगला खेल शुरू होगा। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सिया ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, मैं खेल खत्म करना चाहती हूं, मुझे ले लो। साया रुका, फिर धीमे से बोला, तू तो पहले ही मेरी बन चुकी है, पर अब तेरे जरिए पूरा गांव मेरा होगा। हवेली के तहखाने में साया हवा की तरह घूम रहा था। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, पर उसका डर हर दीवार पर ठहरा हुआ था। सिया उस साये के सामने खड़ी थी। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अगर मेरे जरिए ही खेल पूरा करना है, उसने कहा, तो एक शर्त है, अब की बार तू अकेले नहीं खेलेगी। साया कुछ पल रुका, फिर अचानक हवेली के अंदर सब कुछ हिलने लगा। लेकिन ये खून नहीं था, ये उन लोगों की यादें थीं जो कभी इस हवेली में समा गए। लच्छू की चीख, बिंदिया की हंसी, सरपंच की पोती की दौड़ती सांसें, सबकी आवाजें कमरे में गूंजने लगीं। सिया की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी हथेली अब भी खुली थी। और अचानक उस साये ने अपनी शक्ल बदलनी शुरू की। धीरे धीरे साया साड़ी से बाहर निकला। अब वहां एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी, लाल चूड़ियां, पैरों में घुंघरू। चेहरा वैसा नहीं था जैसा डरावनी औरतों का होता है, बल्कि बहुत शांत। लेकिन उसकी आंखें अब भी नहीं थीं। वो औरत बोली, मैं कभी खेलना नहीं चाहती थी। मुझे जलाया गया, मुझे दफनाया गया, मुझे भूला गया, और फिर मुझे कहानी बना दिया गया। सिया ने पूछा, तू क्या चाहती है? वो मुस्कुराई। अब सिर्फ एक चीज। कमरे में चुप्पी छा गई। साया अब औरत बन चुकी थी, लेकिन अधूरी थी। उसका नाम किसी को नहीं पता था। और तभी धन की बाई धीरे धीरे तहखाने में उतरी। कांपते होंठों से उसने कहा, तेरा नाम था मोहिनी। तुझे राय साहब ने इसीलिए मिटा दिया क्योंकि तू सच जान गई थी। मोहिनी की मुस्कान ठहर गई। फिर उसने धीरे से कहा, मेरा नाम मुझे लौटा दिया गया है। चारों तरफ फैली हवेली की दीवारों पर अचानक लाल रंग से एक ही शब्द उभर आया, मोहिनी। और फिर सब कुछ रुक गया। उसका नाम मिटा दिया गया। आज भी हवेली की दीवारों में उनके नामों की जगह बस खरोंचे हैं। इसी बीच एक और खबर आई, बिंदिया वापस आ गई थी। लेकिन अब वो बिंदिया नहीं रही थी। वो खड़ी थी अपने घर के दरवाजे पर, सर झुकाकर। शरीर पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन आंखें, उन आंखों में धुआं नहीं था। वो सिर्फ काली थी, पूरी काली, जैसे कोई गहराई जो खींच ले। वो बोली नहीं, बस मुस्कुराई। और उसके पीछे से वही आवाज आई जो हर रात हवेली से आती थी, अब तू भी खेलेगी, और जीतने के लिए किसी को हराना नहीं, मारना होगा। उस रात गांव में एक घर जल गया, कोई नहीं जानता किसका। पर सुबह एक झुलसा हुआ हाथ मिला जिस पर लाल चूड़ी थी, और चूड़ी में एक नाम खुदा हुआ था। ऐसा ये सिया लौट चुकी थी, लेकिन वो अब कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं थी। वो अब गांव की नहीं, हवेली की लग रही थी। उसके चलने का अंदाज, उसकी चुप्पी, उसकी मुस्कान, सब कुछ बदल चुका था। गांव की लड़कियां अब उससे दूर भागती थीं, और औरतें उसे देखती थीं, पर आंख नहीं मिलाती थीं। कोई नहीं समझ पा रहा था कि सिया अब कौन है। धन की बाई ने कहा, उसकी आत्मा अब उसकी नहीं रही। हवेली ने उसे वापस भेजा है, एक काम के लिए। गांव के मंदिर में पुजारी ने मंत्रोच्चार करना बंद कर दिया था। उसने माइक हटा दिया था और कहा, अब ये आवाज सिर्फ उसे बुलाएगी जिसे वो ढूंढ रही है। लोगों को सपनों में एक खेल दिखने लगा। पुरानी जमीन पर खींचा गया एक गोला जिसमें एक औरत बैठी थी।
आंखें नहीं थीं, पर वो सबको देख रही थी। वो कहती थी, मेरे साथ खेलेगा कौन? जो जीतेगा उसे वापस कर दूंगी सब कुछ, और जो हारेगा उसका वंश ही नहीं बचेगा। गांव के कई आदमी सुबह उठे ही नहीं। उनके शरीर ठंडे थे, मुंह खुले हुए, और हाथों की उंगलियां वैसे ही मुड़ी हुई थीं जैसे वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हार गए। जगन्नाथ काका, जो हवेली का नक्शा लेकर बैठा था, उसी रात गायब हो गया। अगली सुबह सिर्फ उसका मुंह मिला, ठीक हवेली के दरवाजे पर, और उसकी जीभ पर कुछ लिखा हुआ था। अब अगला कौन? गांव अब जान गया था, खेल खत्म नहीं हो रहा, वो बस गहरा होता जा रहा है। सिया अब रोज रात को घर से निकलती थी, चुपचाप, हवेली की ओर नहीं, बल्कि हर बार किसी एक घर की ओर। एक रात को वो बिंदिया के घर के सामने रुकी, दूसरी रात सरपंच की पोती के आंगन में, तीसरी रात मंदिर की चौखट पर, लेकिन चौथी रात वो किसी ने देखा नहीं। लोगों ने सुना बस घरों के बाहर चूड़ियों की आवाज, छन छन छन, और फिर दूर से आती एक फुसफुसाहट। अब की बार जो देखेगा वो खुद को नहीं देख पाएगा। सातवीं रात को गांव की हवा बदली हुई थी। चारों ओर रेत उड़ी नहीं, बह रही थी, जैसे किसी अदृश्य चीज ने पूरी जमीन को पकड़ रखा हो। गांव की बीच वाली चौपाल पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। कोई नहीं जानता किसने बनाई, कब बनाई, लेकिन वहां 8 घेरे खींचे गए थे, और हर घेरे के पास एक नाम लिखा था। बिंदिया, सरपंच की पोती, धन की बाई, पुजारी, लच्छू, राम सहाय, रज्जो काकी, और आखिरी नाम। तू जो भी उस घेरा देखकर खड़ा होता, वो अंतिम नाम पढ़ने के बाद भीतर से कांप उठता, क्योंकि आखिरी नाम हर बार बदलता था। जिसने देखा उसी का नाम लिखा होता था। अब गांव ने तय कर लिया था, इस खेल का अंत करना होगा। पर कैसे? सिया गांव लौट चुकी थी। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। लोगों ने मान लिया था कि खेल खत्म हो गया है। धन की बाई ने एक आखिरी बार गांव की चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, अब हवेली को कोई मत छेड़ना। जो चला गया वो अब लौटेगा नहीं, और जो बच गया वो भूल जाए। लोग अपने अपने घरों में लौट गए, लेकिन डर की जगह अब चुप्पी ने ले ली थी। बच्चे खेलते हुए भी बीच बीच में पीछे देखने लगे, और औरतें पूजा करते समय घड़ी जरूर देखती, कहीं संध्या की बेला ना हो जाए। सिया ने अपने घर की दीवार पर पुरानी किताबें टांग दी। उसने वो सारे नक्शे जला दिए जो हवेली के थे, और अपने कमरे में सिर्फ एक दीपक जलाकर बैठने लगी। वो कुछ और थी। एक रात चांदनी में बैठी सिया ने अपने सामने देखा, मिट्टी में कोई निशान बन रहे थे, अपने आप। 4 घेरे, फिर 5वां, और बीच में लिखा गया सिया। उसने दीपक बुझा दिया, कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठी रही, आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजी। लोग दौड़े। मंदिर के दरवाजे पर कुछ लिखा था, काली राख से, खेल खत्म नहीं होता, बस अगली खिलाड़ी बदल जाती है। और जब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, सिया वहीं खड़ी थी, हाथ में वही पुराना नक्शा। गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर जो आंखें सच देख सकती थीं, वो जानती थीं कि कहीं कुछ वैसा ही वैसा नहीं रहा। सिया अब ज्यादा नहीं बोलती थी। वो सुबह सुबह कुएं पर जाती, वहां बैठकर जमीन में कुछ घूरती रहती। लोगों ने देखा, उसकी परछाई अब उससे तेज चलने लगी थी। एक रात सरपंच की बेटी की शादी थी। ढोल बज रहे थे, शहनाइयां गूंज रही थीं। तभी बिजली कड़की। आसमान साफ था, फिर भी। और जैसे ही दुल्हन मंडप में पहुंची, उसने जोर से चीख मारी। सबने देखा, उसके हाथों में किसी ने काली स्याही से कुछ लिखा था, अब अगली तू है। लोग भागने लगे। बिजली चली गई, और फिर हवेली की ओर से आवाज आई, जब तक खेल को समझने वाले जिंदा हैं, खेल चलता रहेगा। सिया वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। पुजारी ने उससे पूछा, क्या अब तू मोहिनी बन गई है? सिया ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैं वो हूं जो मोहिनी को समझ गई। अब मैं खेल हूं। धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखना शुरू किया। हर वो इंसान जो हवेली गया था, वो या तो गूंगा हो गया, या बेहोश, या पागल। और हर वो इंसान जो मोहिनी की कहानी सुनता था, उसके सपनों में वही हवेली आने लगती। काली दीवारें, चूड़ियों की आवाज, रेत पर खून के निशान, और वो जो चेहरा नहीं दिखाती पर नाम लेती है। गांव अब डरता नहीं था। गांव अब खुद खेल बन चुका था। हवेली की जगह अब एक मैदान था।
जहां कुछ नहीं था, लेकिन रात के समय वहां से अब भी कोई ना कोई हंसी सुनाई देती थी और बीच बीच में आवाज आती थी, अगर तूने ये कहानी सुनी है और तेरा नाम अब तक तूने नहीं सुना, तो अगली रात जरा ध्यान से सुनना।